नमस्कार। ये आज मैं आप लोग के लिए वर्ग 8 पाठ जो है वो बना हुआ है विक्रमशिला निबंध को लेकर आई हूँ और आप लोग को आज इसके प्रश्न उत्तर से अवगत कराऊंगी। ये हम लोग के बिहार में सरकारी विद्यालयों में एक किताब जो है वो पढ़ाया जाता है, तो आप लोग इसके प्रश्न उत्तर को देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग शब्दार्थ पढ़ लेंगे। अस्मिता मतलब इज्जत, अभेद्य मतलब जो न भेदा जा सके, कवच मतलब शारीरिक सुरक्षा हेतु पहनने वाला कपड़ा, अतिशयोक्ति मतलब बढ़ा चढ़ाकर की गई बात, अतीत मतलब बीता हुआ समय, महत्वपूर्ण मतलब उपयोगी, सानिध्य मतलब निकट, सरीखे मतलब की तरह, योगदान मतलब देन, प्रसिद्ध मतलब लोकप्रिय, विक्रमपूर्ण मतलब साहसपूर्ण, शील मतलब चरित्र, किंवदंती मतलब कहा जाता है, विहार मतलब भ्रमण करना, आविर्भाव मतलब उदय, प्रांगण मतलब आंगन, समक्ष मतलब सामने, समृद्ध मतलब संपन्न, विशाल मतलब बहुत बड़ा, पांडुलिपि मतलब हाथ से लिखी हुई, म्यूजियम मतलब संग्रहालय, उत्कृष्ट मतलब उत्तम, सानी मतलब तुलना, आकांक्षी मतलब अभिलाषी चाहे इच्छित, नवागत मतलब नया आया हुआ, पुत्रवत पुत्र की तरह, गुमनाम मतलब छिपे रहना, सुर्खी मतलब चर्चा, खनन मतलब खुदाई, चैत्य मतलब भवन, पारमिता मतलब सीमा। और उसके बाद है हम लोग का पाठ से प्रश्न जो है वो है विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति क्या है। मतलब लोगों के द्वारा कही गई जो बातें हैं वो क्या है, लोग क्या कहते हैं उसके बारे में, विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है उसके बारे में लोग क्या कहते हैं। विक्रमशिला नामकरण के संदर्भ में प्रचलित जनश्रुति है कि यहाँ विक्रम नामक यक्ष को दमित कर इस स्थान को भ्रमण योग्य बनाया गया, मतलब बिहार के योग्य बनाया गया, घूमने के लिए बनाया गया, इसलिए इस जगह को विक्रमशिला, इस जगह का नाम विक्रमशिला पड़ा। विक्रमशिला कहाँ अवस्थित है? विक्रमशिला बिहार राज्य के भागलपुर जिला कहलगांव थाना क्षेत्र पोस्ट पत्थरघट्टा के एक गांव अंतीचक में अवस्थित है। तीसरा है यहाँ के पाठ्यक्रम में क्या क्या शामिल था, यहाँ क्या क्या पढ़ाया जाता था, ये प्रश्न है। तो यहाँ के पाठ्यक्रम में तंत्र विद्या, व्याकरण, न्याय, सृष्टि विज्ञान, शब्द विद्या, शिल्प विद्या, चिकित्सा विद्या, सांख्य वैशेषिक, सांख्य वैशेषिक, अध्यात्म विद्या, विज्ञान, जादू एवं चमत्कार विद्या शामिल था। इसमें मतलब यहाँ के पाठ्यक्रम में इतनी चीज़ें जो हैं वो पढ़ाई जाती थी, इतने विषय पढ़ाए जाते थे। उसके बाद है चौथा नंबर, चौथा नहीं है, एक पाठ से आगे है। उसके बाद परिभ्रमण के दौरान आप इस स्थल का चयन करना क्यों पसंद करेंगे? तो सबसे पहले तो हम लोग बिहार में ही रहते हैं, तो परिभ्रमण के दौरान हम इस स्थल का चयन इसलिए करेंगे क्योंकि ये बिहार में ही है और जहाँ हमें आसानी से जाने की सुविधा होगी। ये ऐतिहासिक है, यहाँ पे मतलब ये ऐतिहासिक स्थल है, बहुत दिन पहले का है। यहाँ आर्यभट्ट ने शिक्षा ग्रहण की थी, इसलिए हम चाहेंगे कि इतने बड़े जो गणितज्ञ थे आर्यभट्ट जी, उनके जहाँ पे पढ़ाई लिखाई किए थे वहाँ हम देखने जाना पसंद करेंगे। आप इसमें और भी अपने से भी खुद से भी लिख सकते हैं कि आप क्यों यहाँ जाना पसंद करेंगे। उसके बाद देखिए क्या है, इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए आप क्या क्या सुझाव देंगे? तो इस विश्वविद्यालय को आधुनिक बनाने के लिए हम सुझाव देंगे कि इस विश्वविद्यालय की इमारतों को फिर पुनर्जीवित किया जाए, फिर अच्छा बनाया जाए, पुस्तकालय प्रयोगशाला का आधुनिकीकरण हो, योग्य शिक्षकों की नियुक्ति हो, फिर से वैसा ही पुराने समय के जैसा ही ये बन जाए। उसके बाद है तीसरा, तंत्र विद्या के बारे में आप क्या जानते हैं? तंत्र विद्या पढ़ने वाले तांत्रिक कहलाते हैं। तंत्र विद्या में अदृश्य शक्तियों का अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है चौथा,
निम्नलिखित संस्थाओं को उनकी श्रेणी के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाइए। तो इसमें आप लोग को एक बार किताब भी दिखाती हूँ मुझे। यहाँ दिया हुआ है विश्वविद्यालय, प्रारंभिक विद्यालय, महाविद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय। तो सबसे पहले हम लोग का कौन सा आ जाएगा? प्रारंभिक विद्यालय। सबसे पहले किस में पढ़ते हैं हम लोग? प्रारंभिक विद्यालय में। ये सबसे पहले ख हो जाएगा। फिर प्राथमिक विद्यालय, फिर ये ग हो जाएगा। उसके बाद माध्यमिक विद्यालय घ हो जाएगा। उसके बाद महाविद्यालय ग हो जाएगा। और सबसे बाद में जो है वो विश्वविद्यालय, ये हो जाएगा क। तो इसमें मैंने सजा करके इसको लिखा है। सबसे पहले प्रारंभिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय, माध्यमिक विद्यालय, महाविद्यालय और फिर विश्वविद्यालय। उसके बाद है व्याकरण। संधि विच्छेद कर संधि का नाम लिखिए। देखिए ये बार बार मैं आप लोग को एक बार संधि बता चुकी हूँ कि किसको कहा जाता है। संधि जो होता है वो दो वर्णों का जो है वो मेल होता है, और संधि को जब तोड़ते हैं तो उसको क्या कहते हैं? संधि विच्छेद। तो सबसे पहले है अतिशयोक्ति, मतलब अतिशय जोड़ उक्ति। तो यहाँ क्या हो गया? अ और उ का है तो स्वर संधि हो गया। इसमें आप लोग का दिया हुआ भी है, थोड़ा सा एक बार आप लोग समझ लीजिए। स्वर संधि दो स्वर वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को स्वर संधि कहा जाता है। जैसे दो जब वर्ण का मेल से जब परिवर्तन होता है तो उसको स्वर संधि। जैसे विद्या जोड़ अर्थी, तो विद्या, द्या में आ की मात्रा है और अ में यहाँ पे अ है बराबर आ, तो इसका मतलब हो गया स्वर संधि। व्यंजन संधि किसको कहते हैं? व्यंजन वर्ण के साथ स्वर अथवा व्यंजन वर्ण के मेल से होने वाले परिवर्तन को व्यंजन संधि कहा जाता है। जैसे दिक् जोड़ गज, तो देखिए दिक् अजोड़ गज, तो यहाँ क्या है? व्यंजन संधि है दिक्। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे व्यंजन वर्ण है, यहाँ पे स्वर वर्ण है, तो दिग्गज। इसी तरह विसर्ग संधि है। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन के मेल से जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहा जाता है। जैसे मनः जोड़ रथ बराबर मनोरथ। विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन दोनों मिलेगा, एक में स्वर है एक में व्यंजन है, और दोनों मेल से जो परिवर्तन होता है मनः, तो यहाँ पे न और र मिलाकर क्या हो गया? मनो, तो इसको विसर्ग संधि कहा जाता है। तो यहाँ देखिए आप लोग क्या है? सर्वाधिक, सर्व जोड़ अधिक, सर्वाधिक मतलब स्वर संधि। परि जोड़ इच्छा, परीक्षा मतलब व्यंजन संधि, क्योंकि परि एक इसमें व्यंजन संधि है और ई जो है वो स्वर संधि है, स्वर वर्ण है। ये री जो है वो र जो है वो व्यंजन वर्ण है और ई जो है वो स्वर वर्ण है, तो इसको मिला करके ये व्यंजन संधि हो गया। उसके बाद चलिए उल्लेखनीय, उत जोड़ लेख जोड़ अनीय, स्वर संधि। पुस्तकालय, पुस्तक जोड़ आलय, स्वर संधि। शोधार्थी, शोध जोड़ अर्थी, स्वर संधि। विद्यार्थी, विद्या जोड़ अर्थी, स्वर संधि। प्रत्येक, प्रति जोड़ एक, स्वर संधि। नवागत, नौ जोड़ आगत, स्वर संधि। उच्चादर्श, उच्च जोड़ आदर्श, स्वर संधि। नामांकित, नाम जोड़ अंकित, स्वर संधि। अवलोकितेश्वर, अवलोकित जोड़ ईश्वर, स्वर संधि। इसको मैंने संधि को आप लोग को समझाया ही है। फिर है निम्नलिखित शब्दों के समास को बताना है। तो सबसे पहले तो आप समास समझ लीजिए कि किसको कहा जाता है। देखिए किसी भी दो या दो से अधिक जो शब्द हैं वो उसमें परस्पर संबंध बताने वाले शब्दों अथवा प्रत्ययों का लोप होने पर उन दो या दो
दो या अधिक शब्दों से जो एक स्वतंत्र शब्द बनता है उसको क्या कहा जाता है, उसे सामासिक शब्द कहते हैं। और उन दो या अधिक शब्दों का जो संयोग होता है उसको समास कहते हैं। जैसे विभक्ति का दो शब्दों के बीच में प्रयोग किया जाता है, जैसे गंगा का जल, ठीक है, तो क्या हो जाता है बाद में गंगा जल, तो वो क्या हो गया, समास हो गया। तो देखिए विभक्ति लोप होने के बाद दो शब्द को मिलाकर जो एक शब्द हो गए हैं, ऐसे संयुक्त शब्दों को क्या कहा जाता है, समास कहा जाता है। जैसे मान लीजिए राजा का पुत्र, तो उसको क्या हम लोग समास में लिखेंगे, राजपुत्र। विद्या का आलय, तो क्या लिखेंगे, विद्यालय। रसोई के लिए घर, उसका क्या हो जाएगा, रसोई घर। उसी तरह ये हम लोग को बताने को दिया है कि निम्नलिखित शब्दों के समास बताइए। तो समास के कितने भेद होते हैं, मुख्यतः 6 भेद होते हैं। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, कर्मधारय, द्विगु, बहुव्रीहि और द्वंद्व। तो इसको आप लोग को समझने के लिए मैं जब बोर्ड पे बताऊंगी तो इसको मैं समास आप लोग को ज़रूर बताऊंगी। आज हम लोग इसको अभी देख लेते हैं। मैंने मोटे तौर पे बता भी दिया है। अभेद्य, अभेद्य ये नए समास हो गया। अखंड नए समास हो गया। पत्थरगट्टा तत्पुरुष समास हो गया। द्वार पंडित तत्पुरुष समास हो गया। कुलपति तत्पुरुष समास। शिक्षा केंद्र तत्पुरुष समास। देश विदेश द्वंद्व समास। अलौकिक नए समास। अब है संधि और समास में अंतर बताइए। तो देखिए संधि 2 वर्णों का मेल होता है, परंतु समास जो है वो 2 पदों का मेल होता है। जैसे मैं समास में बताई, जैसे मान लो गंगा जल, तो यहाँ पे मैंने लिखा हुआ भी है गंगा का जल, तो इसको जब हटा दिया गया का को तो क्या हो गया, गंगा जल। उसी तरह परंतु संधि जो है वो 2 वर्णों का मेल होता है। जैसे देव आलय, तो व आ, तो व में आ लगा दिए तो वाह हो गया, तो देवालय। तो ये वर्ण है और समास जो है वो 2 पद होते हैं अलग अलग। गंगा जल अलग अलग पद हैं और इससे बनता है गंगा जल। तो संधि को तोड़ने को विच्छेद कहते हैं, जबकि समास में विग्रह होता है और उसको जोड़ करके बनाया जाता है। ऐसे विग्रह होता है, इसको विग्रह कहा जाता है। चलिए उसके बाद हम लोग देखते हैं, इसमें दिया हुआ है निम्नलिखित शब्दों में से विभक्ति हटाकर एक नया शब्द बनाइए। तो जनों के नायक जननायक। भूमि का सुधार माने भूमि सुधार। गृह में प्रवेश गृह प्रवेश। शक्ति से हीन शक्तिहीन। देह से चोर देह चोर। लोगों के नायक लोक नायक। उसके बाद देखिए गतिविधि है आप लोग का। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की भांति प्राचीन काल में भारत में नालंदा तक्षशिला आदि विश्वविद्यालय शिक्षा के केंद्र थे। उनके संबंध में शिक्षक से जानकारी प्राप्त कीजिए। तो यहाँ पे देखिए बौद्ध धर्म के साथ साथ अन्य धर्म तथा अनेक देश के अलग अलग देशों के छात्र यहाँ पे पढ़ते थे। जो नालंदा है या तक्षशिला है, यहाँ पे अलग अलग लोग आकर के। तक्षशिला में देखिए प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी, तक्षशिला जो है वो प्राचीन भारत में गांधार देश की राजधानी थी और शिक्षा का प्रमुख केंद्र था। यह हिंदू एवं बौद्ध दोनों के महत्व का केंद्र था। ये मैं बात कर रही हूँ तक्षशिला विश्वविद्यालय की। चाणक्य यहाँ पर के आचार्य थे और यहाँ फहान भी आया था। फहान बहुत बड़ा वैज्ञानिक था और यहाँ वो आए हुए थे, यहाँ पे पढ़ाई के लिए आए हुए थे। तो ये आप लोग का पाठ था। और दूसरा है यहाँ पे सहपाठी एवं अध्यापकों के साथ विक्रमशिला का परिभ्रमण कीजिए एवं वहाँ प्राप्त पुरातात्विक सामग्रियों का एक सूची तैयार कीजिए। तो ये हम लोग मिलेंगे, विद्यालय खुलेगा, हम लोग मिलेंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और तब तक के लिए धन्यवाद।